नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता को लेकर कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयानों से कैसे मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता पूरी की पूरी हिल चुकी है। देखा जाए, अब 2003 की बात की जा रही है, जब दिग्विजय सिंह यहाँ पर दिग्गज नेता के रूप में माने जाने जाते थे और उनको मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार कांग्रेस पार्टी का माना जाता था। लेकिन दिग्विजय सिंह के बाद यहाँ पर उमा भारती ने अपनी दावेदारी पेश की भारतीय जनता पार्टी से और वो सीएम बनने में कामयाब रहे। 1 साल तक सीएम थी, उसके बाद बाबूलाल आए, फिर उसी सत्ता में परिवर्तन हुआ, फिर उसी सत्ता के आखिर में एक और परिवर्तन होता है शिवराज सिंह चौहान के रूप में। और शिवराज सिंह चौहान 15 साल तक अपनी सत्ता चलाते हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद बड़ा खेला 15 महीने के बाद, यानी 15 साल तक शिवराज की सत्ता चली। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, राहुल गांधी, प्रियंका सब मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं आगे मध्य प्रदेश के लिए 2018 में, और 15 साल का सूखा खत्म हो जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन 15 महीने बाद फिर सूखा पड़ जाता है क्योंकि सिंधिया पाला बदल लेते हैं। और अब उन्होंने जो बयान देना शुरू करे हैं, उन्होंने अपनी दादी को याद करते हुए कहा कि मेरी दादी ने भी कहीं ना कहीं पहले सरकार गिराई थी। अगर सरकार बनती है तो वो जनता के लिए बनती है और जनता के समर्थन से बनती है। इस बात को ध्यान हमेशा रखना चाहिए। लेकिन अगर सरकार जनता के लिए काम नहीं करेगी तो इस सरकार को हम गिरा देंगे, क्योंकि सिंधिया घराने का यही रूल रहा है, यही कहीं ना कहीं नियम रहा है। लेकिन क्या सिंधिया सरकार गिराने और बनाने के लिए बने हैं या खुद सरकार बनेंगे भी, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो अपने आप को अभी देख रहे हैं बड़े बड़े पदों पर, आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर उनका कोई इरादा है या नहीं। दिग्विजय सिंह पर उन्होंने हमला बोल दिया है क्योंकि दिग्विजय सिंह को कमान सौंपी गई है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया ने शिवराज के लिए रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि सिंधिया अपने ऊपर सभी बाणों के जो बयानों के बाण हैं वो अपने ऊपर लेते नजर आ रहे हैं। शिवराज एकदम सेफ नजर आ रहे हैं। तो कैसे देखा जाए कि क्या मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी की जीत तय है और उस जीत की स्क्रिप्ट के बेहतरीन राइटर यहाँ पर सिंधिया बन रहे हैं। तो इन सवालों को शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हमारे सहयोगी जानना चाहेंगे कि आखिर सिंधिया की रणनीति कैसे कांग्रेस को यहाँ पर चारों खाने चित्त करती नजर आएगी। हमारे साथ हमारी पहली सहयोगी कशिश मौजूद हैं, उनसे सीधा सवाल इसी मुद्दे पर रहने वाला है कि सत्ता का खेल सिंधिया ने बदला था 2020 में, लेकिन 2023 में 2003 की चर्चा करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस झूठे वादे कर आने की कोशिश करेगी। अब सिंधिया जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ही रहे हैं तो बड़े बड़े पद के लिए उनका आगे क्यों नहीं कर रहे, उप मुख्यमंत्री पद या मुख्यमंत्री पद जैसे बड़े पदों के लिए। देखिए, यहाँ पर इंतजार मुझे लगता है कि करना पड़ेगा सिंधिया को। अभी भी उनके पास बहुत बड़ा पद है, ऐसी बात नहीं है, और यहाँ पर उनके पास समय भी है। उनकी उम्र भी इतनी नहीं हुई है कि यहाँ पर उन्हें सीएम पद के लिए अभी आगे कर दिया जाए। और शिवराज सिंह चौहान की अब बात सुन लीजिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर मैं सीएम बना हूँ तो सिंधिया की वजह से बनाऊँ, यानी कि कलह नहीं है उस चीज़ की जो यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप ये बात साफ तौर पर मान सकते हैं कि अभी तो शिवराज को आगे किया जाएगा, क्योंकि पिछला जब चुनाव हुआ तो शिवराज और कमलनाथ की सीटों में ज़्यादा फर्क नहीं था। हो सकता है कि जगह जगह जाकर जो सिंधिया ने यहाँ पर वोट मांगी उसका असर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा देखने को मिला, उन्हें फ़ायदा हुआ, और यहाँ पर बीजेपी को वो नहीं हुआ। अगर अभी भी सिंधिया यहाँ पर जगह जगह जाके वही चीज़ करती है, उसी तरीके से वोट मांगते हैं, तो फिर यहाँ पर बीजेपी पार्टी को अच्छा खासा फायदा होगा। ये बात सिंधिया समझ रहे हैं। बीच में ज़रूर ये खबरें सामने आई थी, जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी तो स्वागत किया था उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए। उसके बाद ये खबर सामने आई कि वापसी कर सकते हैं, लेकिन उस बात पर भी यहाँ पर सिंधिया ने रोक लगा दी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि हम गद्दार लोगों को पार्टी में वापस नहीं लेते। तो नॉर्मल सी बात है, ये वापसी की तो बात ही नहीं बनती। और यहाँ पर अगर उन्हें सीएम पद के लिए आगे नहीं भी किया जाता तो वो मान जाएंगे। हो सकता है कि डिप्टी सीएम पद के लिए उन्हें आगे किया जाए और इस पर वो मंजूरी भी भरती नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, घुमा फिराकर सबका निशाना कहीं ना कहीं सिंधिया पर रहता है। कपिल से जानना चाहेंगे कि बिकाऊ नहीं, हमें टिकाऊ नेताओं की आवश्यकता है, ऐसा दिग्विजय सिंह ने कहा था। तो बिका कौन है असल मायने में और टिका कौन है? क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की सरकार 2003 तक लेकर चले, अगर कामकाज किया होता 2003 में बीजेपी नहीं आती, तो एक तरीके से देखा जाए कांग्रेस का सुपड़ा 2003 से साफ होना तय हो गया था। बीजेपी सत्ता में आई, मोदी लहर आई, दोनों में फायदा मिला। तो बिका और टिका कौन है मध्य प्रदेश में? देखिए, बिका की अगर बात करी जाए तो भले ही बीजेपी जो है वो तोड़जोड़ की राजनीति करती हो, लेकिन राजनीति इसी तरीके से की जाती है। हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से एक जो है वो समर्थन ना देने से सरकार जो है वो गिर जाती है। तो अगर टिकने की बात करी जाए तो फिलहाल अगर हम पूरा ओवरऑल मुद्दा देखें तो बीजेपी टिकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले भी सरकार बना चुकी है और अब भी कहीं ना कहीं सिंधिया के समर्थन से सरकार बनाई है। भले ही आरोप लग रहे हो कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, लेकिन अब भी साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार चुनौती सिंधिया दे रहे हैं, ये माना जा सकता है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर बढ़त जो है बना चुकी है और सरकार भी कहीं ना कहीं उनकी ही। क्या शिवराज, अगर जिस तरीके से यहाँ पर हमने अपनी राय रखी कि शिवराज का कहीं ना कहीं पक्ष सिंधिया रख रहे हैं और सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस बोलिए शिवराज के लिए नहीं बोल रही, तो शिवराज के लिए सिंधिया ढाल बन चुके हैं, सीएम पद के लिए वो सीधे सीधे जाए जा रहे हैं और उनके लिए रास्ता साफ होता जा रहा है।
अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है, शिवराज मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो शिवराज क्या सिंधिया पे मेहरबान होकर अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी 2-2.5 साल बाद उन्हें देते नजर आएंगे? देखिए, माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने मंच से जो बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जो है वो सिंधिया की बदौलत ही बन पाया हूं। और पार्टियों की अगर बात करी जाए तो वहां पर लड़ाई जारी है, लेकिन बीजेपी में ना ही अंदरूनी तौर पर अब देखने को मिल रही है और सार्वजनिक मंच से तो बड़ा बयान उन्होंने दे ही दिया है। तो माना जा सकता है कि 2.5 साल लगभग शिवराज जो है वो सरकार चलाएंगे और उसके बाद अगली जो सरकार आएगी उसको कहीं ना कहीं बनाने के लिए, पहले से तैयारी करने के लिए सिंधिया को दावेदारी दी जा सकती है और ये पद जो है वो बखूबी संभाल सकते हैं। क्योंकि आप दूसरी तरफ देखिए कि केंद्रीय मंत्री का, यानी कि उड्डयन मंत्री का पद दे दिया गया है और वो एक बड़ा पद है, तो यहाँ पर अनुभव वो लेंगे सिंधिया और अपना पूरा अनुभव जो है वो जनता के साथ मध्य प्रदेश की साझा करेंगे। और शिवराज की जो फिर जिम्मेदारी होगी वो ये होगी कि दूसरी तरफ जो बयानबाजी होगी उससे भी बचाया जाए और तमाम ऐसे जो राजनीतिक मामले होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं सिंधिया को लेते हुए मुश्किल हो सकती है, वहाँ मुश्किल ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आखिरी सवाल यहाँ पर हमारी खास योगी प्रांशु जानना चाहेंगे। आपको आंकड़ा बता दें कि करीब 23 विधायक सिंधिया के समर्थन में थे और 109 विधायक भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 2018 के चुनाव के बाद जीत के रूप में। तो 109 करीब विधायक बीजेपी के पास है और उन 109 विधायकों में से ऐसे कई सारे दिग्गज विधायक भी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी अपनी राय रखते हैं और सबको चाहिए कि आगे वो मुख्यमंत्री बने या उप मुख्यमंत्री बने या उनको गृह मंत्री जैसे बड़े पद मिले, गृह मंत्रालय मिले। वो सब भी अपनी उम्मीद और अपने सपने संजोए बैठे, लेकिन सिंधिया के आ जाने के तुरंत बाद से उन सबके सपनों पर कहीं ना कहीं रोक लगती नजर आएगी। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं कि अगर इन फ्यूचर सिंधिया के लिए बीजेपी कुछ बड़े फैसले, बड़े ऐलान करती है तो बीजेपी में फूट हो जाएगी? 23 मंत्री सिर्फ सिंधिया के पास है और 109 मंत्री बीजेपी के पास हैं। देखिए, सिंधिया को लेकर अभी फिलहाल की जो रणनीतियां हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 22 विधायकों को यहाँ पर जिम्मेदारी तो दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो मंत्री पद है कहीं ना कहीं मंत्री पद से उन्हें हटाया भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बातें सामने आई हैं उन पर रुख किया जाए। मोहन भागवत के साथ जो शिवराज सिंह चौहान की जो बैठक हुई थी उस बैठक के अहम मायने निकाले गए, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ साथ उन मंत्रियों पर भी यहाँ पर फैसला सुनाया जो उनके कैबिनेट का हिस्सा है, जिसमें सिंधिया के तकरीबन 9 से 10 समर्थक बताए गए हैं। तो अगर यहाँ पर उन्हें टिकट दिया भी जाए या फिर ना भी दिया जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया की दावेदारी यहाँ पर मजबूत रहेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर 109 विधायकों के साथ साथ यहाँ पर 23 विधायकों की जो बात आपने की है, तो सिंधिया यहाँ पर एक मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। बेशक यहाँ पर एमएलएस की बात की जा रही है, लेकिन सिंधिया का जो वर्चस्व है मध्य प्रदेश में वो किसी अन्य वरिष्ठ नेता से कम नहीं माना जाता। शिवराज सिंह चौहान बेशक यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर तीसरी बार है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहली बार भी यहाँ पर लोग देखना पसंद कर रहे हैं। पहली बार भी यहाँ पर अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं जनता उन्हें पसंद करती हुई नजर आएगी। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी में थोड़ी सी फूट पड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन सिंधिया को आगे रखने के लिए बीजेपी की रणनीतियां आगे हमें जरूर नजर आ सकती हैं। एक सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से सिंधिया को लेकर चर्चा हो रही है, कमलनाथ को लेकर चर्चा हो रही है, दिग्विजय सिंह को लेकर चर्चा हो रही है और शिवराज को लेकर चर्चा हो रही है। देखा जाए कमलनाथ 2018 में मुख्यमंत्री बने दिग्विजय और कहीं ना कहीं सिंधिया को पछाड़कर। दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तब बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े दिग्गज थे और बीजेपी अपने उफान पर थी, पूरी तरीके से अपनी तैयारियां यहाँ पर करती नजर आ रही थी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए शिवराज 15 साल तक मुख्यमंत्री थे। इस मध्य प्रदेश के चुनाव में ऐसा कौन सा एक चेहरा नजर आ रहा है जो पूरा खेल बदल देगा? देखिए, फिलहाल देखा जाए तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में थोड़ी सी रार पड़ती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं उस वक्त लगता था कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन हाल ही में दिग्विजय सिंह ने खुद कमलनाथ को आगे रखा। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, जो शिवराज सिंह चौहान को ही चाहते हैं कि एक बार फिर से सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें ही आगे किया जाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पूरा ही खेल कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है किसी एक मंत्री की वजह से, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंधिया ही यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकते हैं। बेशक उनका समर्थन कांग्रेस के लिए नहीं रहेगा, लेकिन सिंधिया कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी का माहौल कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अगर यहाँ पर उनके जो 22 से 23 विधायक हैं, यहाँ पर वाकई में उनको किनारे कर दिया जाए, मंत्री पद से हटा दिया जाए, लेकिन बाद में उन्हें कोई भी जिम्मेदारी ना दिया जाए, तो डेफिनेटली सी बात है सिंधिया यहाँ पर माहौल काफ़ी हद तक बिगाड़ भी सकते हैं। क्योंकि जब वह कांग्रेस से लड़ सकते हैं अपने समर्थकों के लिए, अपने विधायकों के लिए, डेफिनेटली सी बात है वह बीजेपी से भी लड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जी, लेकिन बीजेपी से अगर लड़ने जाएंगे तो वहाँ मोदी, शाह और साथ ही साथ राजनाथ जैसे बड़े बड़े मंत्रियों से उनको सामना करना पड़ेगा जो चाणक्य नीति के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सिंधिया को अपने आप को वहाँ साबित करना होगा। अगर देखा जाए तो सिंधिया ये कहते नजर आ रहे हैं कि करीब 15 महीने तक कमलनाथ की सरकार ने खरीद फरोख्त करी, भ्रष्टाचार फैलाया और कुछ इसके अलावा किया नहीं। लेकिन बीजेपी को इस समय कांग्रेस पार्टी घेर रही है अडानी के मुद्दे पर, तो क्या उन्हें वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार, वहाँ पर कोई बड़ा धांधली नजर नहीं आता? अगर नजर आता है तो उस पर अपनी राय रखें ताकि पता चले कि वो दोनों तरफ से पक्षपात अपना रखते नजर आ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि सत्ता का खेल असल मायने में इस बार सिंधिया बदलेंगे, लेकिन सिंधिया की किस्मत कैसे बदलेगी बीजेपी में आने के बाद? क्या उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाएगा या नहीं? आपकी क्या राय इस मामले को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।